नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रही होती हैं या उन सेलेब्स के बारे में जो खूब चर्चा में रहते हैं। इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इसमें लगातार सीबीआई जाँच की मांग भी की जा रही थी। तो इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो वही सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी सीबीआई जांच के मुद्दे पर बहस हुई, जिसमें सुशांत सिंह परिवार के वकील ने दलील दी कि मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस इस जांच करने में सक्षम है और वो ऐसा नहीं करेगी। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होना वाकई जाँच का विषय है। सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद फैंस और सेलेब्स ने खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो वहीं शेखर सुमन ने लिखा कि मुबारक हो सभी को, आखिर ये केस सीबीआई को मिल गया है और अब दोषियों को सज़ा मिलेगी। तो वहीं सीबीआई ने अपने हाथों ये केस लेते हुए 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, साथ ही अन्य 4 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है, जिसे गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर के नेतृत्व में गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच करेगी। तो वहीं जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, जिससे ये पता चला है कि वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी के कांटेक्ट में थी और उन्होंने उनसे 4 बार फ़ोन पर बात की, साथ ही 1 बार मैसेज के ज़रिए भी संपर्क किया गया, जिसमें मुंबई पुलिस का कहना है कि ये कॉल उस वक्त की है जब रिया चक्रवर्ती को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन और बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाना था। तो वहीं ईडी ने भी रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की, जिसमें रिया चक्रवर्ती से कई सवाल किए गए, जिसमें कई का जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई। तो वहीं रिया चक्रवर्ती ने ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी ईडी को सौंपी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस आधार पर उन्होंने खार वाले फ्लैट के लिए लोन लिया था। तो अब इस केस में आगे क्या होगा, ये अब और जांच की जा रही है। सीबीआई एसआईटी लगातार इसमें जांच कर रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई और साथ ही इसमें महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार भी आमने सामने आ गए और साथ ही वहाँ की पुलिस भी आमने सामने आ गई। जांच में आगे क्या पता चलता है हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। वहीं अगली खबर यह है कि महानायक अमिताभ बच्चन का कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 अगस्त को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए डॉक्टर्स का आभार भी जताया। तो वहीं अमिताभ बच्चन के यूँ तो करोड़ों फैंस हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा कि उन्हें किसी ने ट्रोल किया हो। लेकिन पिछले दिनों एक यूज़र ने अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल कर दिया। यूज़र ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि आपके वॉलेट में काफ़ी प्यार और भगवान की कृपा है। आपको उदाहरण सेट करना चाहिए। बोलना आसान होता है, लेकिन उदाहरण बनाना ज़्यादा मायने रखता है। आप दान क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब देते हुए महानायक ने अपने ब्लॉग के जरिए एक पूरी लिस्ट शेयर कर दी। उसमें उन्होंने ये गिनवा दिया कि उन्होंने कितने लोगों के बीच दान किया है, कितने लोगों को घर पहुंचाया है और कितने लोगों के बीच सामान बांटे हैं। अमिताभ बच्चन ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त उन्होंने रोज़ाना 5000 लोगों को लंच और डिनर करवाया है। साथ ही मुंबई से जा रहे 12000 प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल दिए हैं। इसके अलावा बिहार और यूपी पहुंचाने के लिए मजदूरों के लिए बसों का भी इंतज़ाम उन्होंने किया। बता दें कि 2009 में भी अमिताभ बच्चन ने पूरी एक ट्रेन मजदूरों के लिए बुक कर दी थी, लेकिन कुछ राजनीति के चलते वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इंडिगो के 6 विमान के ज़रिए 180 लोगों को उनके घर तक पहुंचाया था। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि उन्होंने अपने खर्चे पर 15,000 पीपीई किट और 10,000 मास्क भी बांटे हैं। ये पहली बार नहीं है जो अमिताभ बच्चन ने चैरिटी की है, दान किए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि उन्होंने पहली बार अपनी एक लिस्ट शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया। कई साल पहले भी उन्होंने कई किसानों का कर्जा भी माफ़ किया था और ये बात सामने आई थी।
लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसा बहुत कम करते हैं कि वो दान पुण्य करें और न्यूज़ में या फिर किसी पोस्ट के ज़रिए उस चीज़ को साझा करें। लेकिन यूज़र के ट्रोल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट सबको गिनवा दी। इससे ही पता चला कि उन्होंने कितना दान किया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं ये लिस्ट नहीं चाहता था कभी मैं ऐसे सामने रखूं, लेकिन आपने मुझे इसको करने के लिए मजबूर कर दिया। खैर, अमिताभ बच्चन अभी घर आ चुके हैं, वो स्वस्थ हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि प्रकाश झा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वो ये कि एक तो इन दिनों उनकी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है परीक्षा, जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के स्तर को दिखाती है। तो वहीं उनकी एक आने वाली सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है आश्रम, जो 28 अगस्त को MX प्लेयर पर रिलीज़ होगी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये उन धर्मगुरुओं और बाबाओं के बारे में इसमें दिखाया गया है जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है। और इसी के चलते YouTube पर 1 मिनट का डिस्क्लेमर वीडियो भी शेयर किया गया है सीरीज़ को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि इस सीरीज़ का उद्देश्य किसी भी धर्म या फिर उससे जुड़े किसी भी साधु संतों को अपमानित करने का नहीं है, बल्कि ये उन दूषित लोगों को उजागर करती है जिन्होंने लोगों को आस्था के नाम पर ठगा है। बता दें, ये सीरीज़, इसमें लीड रोल में बॉबी देओल नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो डिस्क्लेमर वीडियो है उसमें बॉबी देओल नज़र आ रहे हैं। तो वहीं ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रकाश झा कोई ऐसी विवाद से भरी हुई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इसके पहले भी कई ऐसी फिल्में और कई ऐसी चीज़ें वो लेकर आए हैं जिससे कई बार विवाद हुआ है। वो कई बार ऐसी फिल्में बना चुके हैं जो समाज का सीधा आईना दिखाती हैं। तो कई ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर भी फिल्म आ चुकी हैं उनकी, जो काफ़ी हैरान करने वाली होती है। प्रकाश झा इसके पहले फिल्म गंगाजल, राजनीति, सत्याग्रह और आरक्षण जैसी फिल्में भी बना चुके हैं, और ऐसी कई फिल्में वो और भी बना चुके हैं। तो ये सीरीज़ 28 अगस्त को रिलीज़ होगी MX प्लेयर पर। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किस बाबा के बारे में बात की गई है, क्योंकि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है ऐसे कई धर्मगुरु या कई ऐसे बाबा साधु संत हुए हैं हमारे देश और समाज में जिन्होंने लोगों को आस्था के नाम पर ठगा है। अब इस सीरीज़ में किस बाबा के बारे में प्रकाश झा ने काम किया है, ये सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि कोरोना काल के बीच सोनू सूद एक मसीहा बनकर सभी के सामने आए हैं। एक्टर सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों, कई ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर पहुंचाने में बहुत मदद की है। तो वहीं इसी बीच सोनू सूद ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जहाँ चाह वहाँ राह, मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब AEPC के साथ साझेदारी की है। प्रवासी रोजगार.com के माध्यम से देश भर की अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में 1 लाख नौकरी देने का बड़ा वादा है। धन्यवाद। बता दें, इसके पहले 30 जुलाई को भी सोनू सूद ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी एक ट्वीट किया था और 3 लाख नौकरियों का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासी रोजगार.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। ये सभी अच्छे वेतन, PF, ASI और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सोनू सूद लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन जब से हुआ है तभी से वो लोगों की मदद के लिए सामने आ गए हैं। कई प्रवासी मजदूरों को वो ट्रेन और बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। तो विदेशों से भी भारत में उन्होंने कई लोगों को आने में मदद की है। सोशल मीडिया पर सोनू सूद काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कोई भी उनसे मदद मांगता है या कोई उनसे कुछ भी सवाल करता है तो सोशल मीडिया पर सोनू सूद तुरंत उसका जवाब देते हैं। तो साथ ही तुरंत मदद के लिए भी सामने आ जाते हैं। सभी लोग सोनू सूद को काफ़ी उनके इस काम की काफ़ी सराहना कर रहे हैं, काफ़ी लोग मानने लगे हैं। हर छोटे छोटे ट्वीट का भी सोनू सूद जवाब देते हैं। किसी यूज़र ने लिखा कि आप हमारे घर कभी आइए, हम आपको भजिए और चाय खिलाएंगे। तो उस पर सोनू सूद लिखते हैं कि भजिए और चाय के साथ अगर चटनी मिल जाए तो क्या बात है। सोनू सूद जरा से ट्वीट के भी रिप्लाई करते हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और उनके फैंस इससे काफ़ी खुश हैं। कई और लोग जिनकी उन्होंने मदद की वो सोनू सूद को काफ़ी दुआएं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने हाल ही में ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, फरहान, जोया और एक राखी। इस तस्वीर में जोया अख्तर फरहान अख्तर को राखी बांधते हुए नजर आ रही थी। तस्वीर के साझा करते ही कई लोग इस पर कमेंट और लाइक्स करने लगे। तो वहीं एक यूज़र ने इस पर लिखा, लेकिन आपका परिवार तो नास्तिक है, तो फिर ये विश्वास कहाँ से आया कि राखी का धागा बांधने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। ये तो एक हिंदू धार्मिक बिलीफ है।
जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा, हमारे लिए रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है। इसके बाद एक अन्य यूज़र ने भी इस तस्वीर पर कमेंट किया और पूछा कि बड़ी जल्दी याद आ गया, जिसके जवाब में जावेद अख्तर साहब ने लिखा, इतने दुखी क्यों रहते हो बेटा, ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश किया करो। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जावेद अख्तर को लोगों ने ट्रोल किया है। कई बार वो कुछ तस्वीरें या कुछ भी साझा करते हैं तो ट्रोलर्स उनको कमेंट्स में कई बार ट्रोल करते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ। दूसरी बार कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ़ थी कि रक्षाबंधन का त्यौहार तो 3 अगस्त को था, तो जावेद अख्तर साहब ने 7 अगस्त को ये तस्वीर साझा क्यों की। खैर, अब इस ट्रोलर्स का तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका तो काम ही है लोगों को ट्रोल करना, फिर वो कुछ भी हो। लेकिन अगले हफ्ते में फिर से 5 खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।